हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज चालू करेंगे, और वो सीरीज आज आप देख रहे हैं जिसका नाम है सुपर सिलेक्शन सीरीज, जिसमें आज हमारा डे 6 है। इसके पहले हम 5 क्लासेस ले चुके हैं अलग अलग दिनों में। डे 1 में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डे 2 में रॉन्ग नंबर, डे 3 में मिसिंग नंबर, डे 4 में सिंप्लीफिकेशन, डे 5 में अप्रोक्सीमेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं Q1 Q2। अब ये Q1 Q2 क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं। यहां पर होता क्या है कि आपको दो अलग अलग सवाल दिए जाएंगे। पहला जो सवाल होगा उसको Q1 बोलेंगे, दूसरा जो सवाल होगा उसको Q2 बोलेंगे। अब ये दोनों सवाल सेम चैप्टर के हो सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकते हैं, या अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग चैप्टर के भी हो सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो Q1 वाला सवाल है उसको सॉल्व करना है, जो भी उसमें अननोन मांगा गया है। Q2 वाला सवाल सॉल्व करना है, जो भी उसमें अननोन मांगा गया है। और ये दोनों ही जो अननोन आपने निकाले हैं, इनको आपस में कंपेयर करना है कि इनमें क्या रिश्ता है। ठीक है, दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब आपको यहां पर बताना होता है। ठीक है ना। तो यहां पर ये आपने जो आपको ये सुनते समय जो एक फीलिंग आई होगी कि सर ऐसा कुछ तो हमने वहां भी किया था, कहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप सही समझ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक्चुअली में हम यही करते थे कि हम कंपेयर करते थे कि एक इक्वेशन x के फॉर्म में थी, एक इक्वेशन y के फॉर्म में थी, हाँ या ना। ठीक है ना। बट वहां पर होता क्या था कि वहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी उसकी दो वैल्यूज होती थी, तो इसकी दो वैल्यूज, इसकी दो वैल्यूज, इसको अपन को कंपेयर करना है। तो मैंने कुछ सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी लिए हैं, बट यहां पर कुछ सवाल ऐसे होंगे जो शायद अर्थमेटिक के होंगे, साथ में उसके कोई सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन का सवाल भी हो सकता है Q1 Q2 करके, या कोई टाइम एंड वर्क का सवाल हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल हो गया, एवरेज का सवाल हो गया, कोई नंबर सिस्टम का सवाल हो गया। तो ऐसे कुछ भी सवाल हो सकते हैं और उसमें उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी और आपको उन दोनों ही एग्जैक्ट वैल्यू को आपस में कंपेयर करके बताना होता है। ठीक है बेटा, चलो तो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सवालों को आपको सॉल्व करना है और फिर उनको कंपेयर करना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। और यहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो Q1 Q2 है, बट उसमें जो Q1 है और Q2 है वो अलग अलग चैप्टर के सवाल हैं। तो आपको हर एक चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि वहां से कौन सा Q1 का सवाल बनेगा, कौन सा Q2 का सवाल बनेगा, आप नहीं बोल सकते। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल आज के सेशन का शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अब यहां पर लिखा हुआ है भैया कि Q1 जो है, क्वांटिटी 1 जो है वो है 12x² माइनस 61x प्लस 77 इज इक्वल टू 0, और क्वांटिटी 2 जो है वो 20x² माइनस 91x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो है क्वांटिटी 1, ये भी x के फॉर्म में है, ये भी x के फॉर्म में है। ठीक है, आपको दोनों Q1 Q2 निकालना है और आपस में इसको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होगा इनके बीच में। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला सर यहां पर जो मेरे पास में Q1 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये है आपके पास में 12x² माइनस 61x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए जो 12 इंटू 77 करने पर आता है। तो मैंने कहा 12 इंटू 77। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं सर 7 इंटू 11। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब इनके बीच में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिसको जोड़ने पे हमें 61 मिल जाए। तो मैंने कहा अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा 28, हाँ सर, और इसको कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा 33, हाँ सर। तो क्या इनको जोड़ने पर 61 आएगा? हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा जो ऑलरेडी आना चाहिए, हाँ सर ठीक है। बट हमें तो माइनस का 61 चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइनस का 28 और माइनस का 33 होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जोड़ने पे माइनस का 61 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। अब क्या करें, साइन चेंज कर दो। जैसे ही आप साइन चेंज करोगे क्या ये रूट आ जाएंगे आपके? नहीं। क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट 12 है, उसे डिवाइड करना ना भूलें। तो हम यहां लिखेंगे 28/12 और यहां लिखेंगे सर 33/12। ठीक है सर। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 7 जा और 4 3 जा,
और इसको अगर हम 3 से काटें तो 11 और ये 4, तो ये आपके पास में x या Q1 की वैल्यू आ गई है ना, क्योंकि दोनों ही x के फॉर्म में, तो ये Q1 हो गया आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे पास में जो क्वांटिटी 1 है, हमारे पास में जो क्वांटिटी 1 है वो कितना है सर, वो 7/3 है और 11/4 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम Q2 निकालेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक सिंपल है। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हमने डे 1 में पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे, फोकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी 2 की। क्वांटिटी 2 की, क्वांटिटी 2 क्या भैया, क्वांटिटी 2 है आपके पास में 20x² माइनस में 91x प्लस 99 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, तो ये कितना होगा सर, 20 × 99। अब हमें इनको इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐसे दो नंबर मिल जाएं जिनको जोड़ने पे हमें माइनस का 91 मिल जाए। कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 5, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो आप 9 × 11 लिख सकते हो। ठीक है सर, अभी यहां पर अगर हम बात करें तो क्या ये 36 हो जाएगा, हाँ, और ये 55 हो जाएगा, हाँ, और ये दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो जोड़ने पे क्या 91 बनेंगे, हाँ, मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा, है ना। ठीक है सर, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये रूट है, नहीं, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कर दिया, क्या अब रूट आ गए, नहीं, आपको इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 20 से इसको डिवाइड कर दिया, 20 से इसको डिवाइड कर दिया। तो जब हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो 4 9 और 4 5, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 11 और 5 4। तो ये 9/5 और 11/4 हमारे पास में आ गया। तो Q2 हमारे पास में क्या आ गया भैया, 9/5 और 11/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, यहाँ तक पक्का। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब या तो इसको कंपेयर कर लें भैया, तो हमने बोला भैया 7/3 जो है उसको 9/5 से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा Q1, यहाँ पर लिखा Q2। तो 7/3 को 9/5 से कंपेयर करेंगे तो ये क्या बनेगा सर, 35, और ये क्या बनेगा सर, 27। कौन बड़ा है सर, 35 बड़ा है, यानी कि इधर वाला पार्ट बड़ा होगा, इधर वाला पार्ट बड़ा होगा, यानी कि Q1 बड़ा होगा। तो Q1 बड़ा हो गया Q2 से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर हम 7/3 का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, 11/4 से। तो ये कितना हो गया सर आपका 28, और ये कितना हो गया सर आपके पास में 33। कौन बड़ा है, 28 बड़ा है क्या, नहीं सर 33 बड़ा है। 33 बड़ा है, इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, Q2 बड़ा हो गया। जैसी ये चीज हमें दिखाई दी, हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 में कुछ भी रिलेशन नहीं है, Q1 और Q2 में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर, ई ऑप्शन। ठीक है, ई ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से देखो इसको एक बार, देख लिया भाई, नोट डाउन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब आपके पास में प्रश्न 2 आ चुका है। प्रश्न 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है भैया कि Q1 है आपके पास में, द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज 23। तो 5 विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमगत विषम संख्याएं हैं, उसका जो एवरेज है वो 23 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑड नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस बताना है ना, उसके स्क्वायर का डिफरेंस बताना है। तो ये Q1 हो गया आपका। Q2 क्या बोलता है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यूज अप्रोक्सीमेशन। 495.01 प्लस 63.98% ऑफ 949.963 इज इक्वल टू 738 प्लस x। तो यहां भी आपको x निकालना है। यहां पर जो आप x निकालोगे और यहां पर जो डेटा निकालोगे उनको कंपेयर करना है और उनमें बताना है क्या रिलेशन है। क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखते हैं। तो हमने बात करी सर Q1 की, हमने बात करी Q1 की। हमने बोला हमारे पास 5 जो है ऑड नंबर्स हैं, तो हमने मान लिया कि एक नंबर उसमें से x होगा, इसके नेक्स्ट वाला x+2 होगा, ये आपका x+4 होगा, ये वाला x-2 होगा, और ये वाला x-4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब समझना इस बात को
क्या आपको ये चीज पता है कि अगर ये मेरे पास में 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं तो इसका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है? हाँ सर होता है। और हमें इसका एवरेज दिया गया कितना? 23, यानी x जो है वो कितना है सर? 23। ठीक है सर, तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा? 23 + 4 27 हो जाएगा। और इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 23 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा सर? 19 हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का? ठीक है सर, तो हमें क्या निकालना है? हमें 27 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, रिक्वायर्ड डिफरेंस यही है, यही निकालना है हमें। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं? ठीक है सर, तो हमें क्या निकालना है भैया? हमें निकालना है 27 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो 27 में से 19 चला गया तो कितना बचेगा सर? 8। ठीक है सर, ठीक है सर, और 27 और 19 को जोड़ देंगे तो यानी कि 26 और 20 को जोड़ दो, यानी कि कितना हो गया सर? 46। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा सर 48, यानी कि ये आ जाएगा 368। तो ये 368 आ चुका है सर। तो ये आपका क्या आ चुका है सर? Q1 आ चुका है। ये क्या आ चुका है? Q1 आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आपका जो Q1 है, आपका जो Q1 है वो कितना है सर? 368 है। 368 है। कैसे निकाला वो आपके सामने है स्क्रीन पर। बहुत आराम से, बहुत शांत मन से पढ़ेंगे, ठीक है? समझ समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत जल्दी नहीं करनी अपने को, ठीक है? इसलिए मैंने क्या किया, आपको जैसे जो पहला सवाल था, मुझे मालूम है कि मुझे आपको आगे चलकर Q1 Q2 करवाना है, तो मैंने आपको डे 1 में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बात आती है कि सर यहां पर थोड़ा बहुत अर्थमेटिक भी यूज हो रहा है, तो बेटा अर्थमेटिक की ऑलरेडी वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है? आपने नहीं देखे तो उसको देखो। दूसरा, यहां पर जो अर्थमेटिक आती है वो कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आती है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, तो सवाल आपसे बन जाएंगे कि भैया अगर 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर से तो हम उनको ये ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं तो जो मिडिल टर्म होता है वही एवरेज होता है, ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो ये Q1 आ चुका है। अब अपन Q2 की बात करते हैं। तो हमने यहां से इसको हटाया, यहां से इसको हटाया, ठीक है? क्योंकि हमें लाइफ में क्या चाहिए भैया? स्पेस चाहिए, है ना? जैसे कि रिलेशनशिप में भी हमें स्पेस चाहिए होता है, वैसे हमें यहां भी स्पेस चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर Q2 की। किसकी बात करते हैं? Q2 की। Q2 क्या बोलता है भैया कि x की वैल्यू निकालो, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। आपके सामने एक सवाल है, तो इसको हमने लिखा 495 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस यहाँ लिख दिया 64%, बिल्कुल सही बात है, इंटू 950, हाँ सर बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, इज इक्वल टू 738 प्लस x। ठीक है सर, हो गया काम। अब क्या करेंगे सर? अब अपने को पहले ये सॉल्व करना है। तो मैंने कहा सर यहाँ से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है सर? 5 से ये जाएगा सर 19 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा ये 32 बार। तो 32 × 19 करना है आपको, 32 × 19 करना है। कई तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि आप इस 19 को क्या मान सकते हो? इस 19 को क्या मान सकते हो? इस 19 को आप मान सकते हो 20 - 1 मान सकते हो। हाँ, तो सर ये क्या हो जाएगा सर? ये 32 × 2 64 और एक 0 लगा दिया, माइनस 32। तो यहाँ से कितना आएगा सर आपके पास में? 608 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो ये जो चीज़ है ये आपकी 608 आ चुकी है, माइनस 738 ये आ गया, और यहाँ पर x है, और यहाँ पर क्या लिखा है सर? यहाँ पर 495 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है सर? 495 लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? नहीं? ठीक है सर। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था सर? इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो भी देख लो। यहाँ पर 19 है, ठीक है? तो 32 × 10 करेंगे, कितना आएगा सर? 320, और 32 × 9 करेंगे। अब 32 × 9 करने का मतलब ये है कि 9 × 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 × 30 करेंगे तो 270 आ जाएगा, ठीक है? तो इसको भी आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका वही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? बाकी चॉइस आपकी है, आप कैसे जाना चाहते हो, ठीक है ना? दूसरा एक तरीका और क्या है सर? 32 और ये 19, तो ये कितना हो गया? 18, ये रहा, ये 27 और ये 2 कितना हो गया? 29, और ये कितना हो गया? 30, तो ये 0 3 आ गया, 3 और ये 3 कितना हो गया? 608। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा जो है वो कैलकुलेशन भी अपना अच्छा कर लेगा, ठीक है? ये चीज़ हो गई सर। अब क्या कर सकते हैं सर? अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा देखो यहाँ पर ये क्या है सर? 600, यहाँ पर ये कितना है भैया? 600, ये कितना है भैया? 400।
और इसमें से अगर हम इसको 5 दे दें तो ये 500 ही हो जाएगा। तो 600 और 500 कितना हो गया 1100, और ये 1103 हो जाएगा। ठीक है सर, -738। 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पर कितना बचेगा सर आपके पास में 9, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। 10 में से 7 गया, कितना बचेगा सर 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 365 आएगा। ठीक है सर, तो ये आपके पास में क्या आ गया सर Q2 आ गया। Q2 आपके पास में कितना है 365 है। Q2 आपके पास में कितना है 365 है। तो क्या आप यहाँ पर Q1 और Q2 में बोल सकते हो कि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है? क्या आप ये चीज़ बोल सकते हो? एक बार देखो उसको अच्छे से, ठीक है ना। 8 5 13 हो गया, ठीक है, 6 3 9 10 हो गया, 7 3 10 11 हो गया। ठीक है ना, सही है। ठीक है, क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पेपर साल में एक ही बार देना होता है हमें, तो एक ही बार दो, अच्छे से दो। तो क्रॉस चेक करने के तरीके आपके पास होनी चाहिए, इतना टाइम भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है ना, कि आपने जल्दी पेपर कर लिया तो एक बार आपने क्रॉस चेक कर लिया कि जो कुछ भी किया है वो सही है गलत है, ताकि वहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ कर सको। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। तो 368 और 365 में कौन बड़ा है? 368, यानी कि Q1 जो है Q2 से बड़ा है। तो Q1 अगर Q2 से बड़ा है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सर? ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल आपसे फिर से वही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ गया। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल है, इस सवाल का जो जवाब है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके दोगे, क्योंकि ये टॉपिक भी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर टाइप करके मुझे भेजोगे। ठीक है, पक्का, कसम से, आई शपथ। चलिए, तो ये आपके हिस्से में मैंने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में क्या है सर? नेक्स्ट सवाल आपके पास में क्या है? अब आपके पास में एक ट्रेन के ऊपर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक टॉपिक आता है ट्रेन, जिसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। इसका जो प्लेलिस्ट है वो तैयार है। अगर आपने ट्रेन के सवालों को नहीं देखा है और अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाके उसे देख सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं ट्रेन के ऊपर, वो सब हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 8 सेकेंड। तो यहाँ से जो ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, इससे मैं क्या चीज़ निकाल सकता हूँ? मुझे ट्रेन की स्पीड पता है और उसने एक खंबे को पार किया 8 सेकंड में। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ये है, तो किसी खंबे को जब पार करती है तो वो कौन सी लंबाई पार करती है? अपनी लंबाई पार करती है। इसकी लंबाई क्या होती है? नेग्लिजिबल। ये लंबाई नहीं देखना है, ये लंबाई देखना है, तो ये क्या है? नेग्लिजिबल है। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है। बाकी स्पीड और टाइम आपको पता है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, यूनिट कन्वर्जन आपको थोड़े से करने पड़ेंगे। आप यहां से इस स्टेटमेंट से केवल लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो। अब लेंथ ऑफ ट्रेन Q1 आ गया, ठीक है सर। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया तो Q2 में क्या बोल रहा है कि वही ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 15 सेकंड लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड तो वही रहेगी। उसकी स्पीड तो कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड तो वही रहेगी। बट जब वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कौन सी लंबाई पार करेगी? अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की। तो अपनी आप निकाल चुके हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, स्पीड पता है, टाइम ये दिया गया है, तो आप लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी निकाल लोगे। बस आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ में कौन बड़ा कौन छोटा है। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। जगह बना ली भाई। तो हमने ये बोला कि हमारे पास में जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, हमारे पास में जो स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन है वो क्या है? मैंने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन हमको दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। और यहां पर जो आपको टाइम दिया गया है पोल को पार करने के लिए, वो क्या दिया गया? 8 सेकेंड, है ना। ये हम बात कर रहे हैं जब हम पोल को पार कर रहे हैं, ट्रेन जब पोल को पार कर रही है। अब हमको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होता है सर? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है सर। तो स्पीड कितना है सर आपके पास में? 30। टाइम कितना है सर आपके पास में? 8। तो ये कितना हो जाएगा सर? 240 मीटर। ये किस में आएगा? मीटर। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 240 मीटर है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 240 मीटर है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि भैया यहां पर, अच्छा सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं भैया, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। किसको पार कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, ठीक है ना। अब प्लेटफॉर्म को जब हम पार कर रहे हैं तो इस केस में क्या चीज कांस्टेंट है सर? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। हाँ सर, तो मैंने कहा यहां पर पोल और यहां पर प्लेटफॉर्म, ठीक है। टाइम के बारे में आपको रिलेशन दिया गया? हाँ दिया गया। पोल को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं और इसको 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है सर। तो यही रेशियो किस चीज का होगा सर? डिस्टेंस का होगा। यही रेशियो किस चीज का होगा सर? डिस्टेंस का होगा, ठीक है सर। तो यहां पर 8 की वैल्यू कितनी है सर? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जब आप पोल को पार करोगे तो कौन सी लंबाई पार करोगे? अपनी, यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो 8 जो है वो ट्रेन की लंबाई शो कर रहा है और 15 जो है वो किसकी लंबाई शो कर रहा है? वो प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन शो कर रहा है, ठीक है सर। तो मैंने कहा 8 की वैल्यू यहां पर कितनी है सर? 240, ठीक है सर। तो ये तो 30 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है ये? 30 टाइम्स हो रहा है। तो इसका भी 30 टाइम्स कर दो, इसका भी क्या कर दो? 30 टाइम्स कर दो। तो ये कितना हो जाएगा सर? 450 हो जाएगा। अब ये 450 में 240 लंबाई तो किसकी है? 240 लंबाई तो सिर्फ ट्रेन की है। तो बाकी बचा हुआ 210 किसका है? वो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना। 210 किसका है भैया? प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो यहां पर अगर हम Q1 और Q2 में कंपैरिजन करेंगे तो Q1 क्या आएगा सर? बड़ा आएगा। Q1 जो आएगा वो क्या आएगा सर? बड़ा आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई, जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई कि सर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर पोल और प्लेटफॉर्म के केस में, पोल मतलब जब आप पोल को पार कर रहे हो तो अपनी लंबाई पार कर रहे हो, प्लेटफॉर्म को जब पार कर रहे हो तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रहे हो। तो यहां पर टाइम हमें दिया गया है दोनों ही केसेस में। तो अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 15 होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस का भी रेशियो 8 और 15 का ही होगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की होगी और यहां पर जो होगी वो दोनों की मिलाकर होगी। तो यहां पर ट्रेन की कितनी है? 240, यानी 8 इंटू 30 करने पे 240 आएगा, यानी कि यहाँ भी 30 कर दो, यहाँ पर दोनों की लंबाई आ जाएगी। उसमें से एक की लंबाई पता है, दूसरी की लंबाई निकल जाएगी। अब जिस बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर ध्यान से। अब आप ये समझो कि भैया लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है सर आपके पास में? 240। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमने ये ले ली, तो ये हो गया सर आपका डिस्टेंस। और ये क्या होगा सर? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है सर? स्पीड है आपके पास में 30, ठीक है ना। और टाइम कितना लग रहा है सर आपको? 15 सेकंड लग रहे हैं। तो ये हो गया सर। तो ये आ जाएगा सर आपका कितना? 450। अब आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो वो कितना होगा सर? 450 माइनस 240। तो ये कितना आ जाएगा सर आपके पास में? 210। तो 210 मीटर क्या आ जाएगा सर? प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 210 मीटर तो हम वैसे भी निकाल चुके थे रेशियो मेथड से। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो, ये भी कोई कठिन तरीका नहीं है ना। बट जो रेशियो वाला मेथड है वो आगे चलकर बहुत जगह काम आने लगता है। हम फॉर्मूला फिर नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। और यहां पर हमें इनके बीच में कंपेयर करना, तो हमें पता चल चुका है कि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है भैया? ए ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब कितना है? ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल डिस्कस करते हैं। अब यहां पर आपके पास में सवाल आ गया टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो आपसे बोल रहा है 60 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या चीज समझ में आ गई कि टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है सर? 60 इंटू 45। ये आपके पास में टोटल वर्क आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया सर? टोटल वर्क आ गया। अब क्वांटिटी 1 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 40 men टू डू 40% ऑफ वर्क। यानी कि अगर ये टोटल वर्क है, यानी कि ये 100% है, तो इसका 40% काम करने के लिए, तो इसका 40% निकाल लो, ठीक है। वो काम करने के लिए 40 लोगों को कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे वो आपसे पूछ रहा है, तो वो निकाल लोगे तो Q1 आ जाएगा। फिर बोल रहा है टाइम टेकन बाय 100 men टू डू द सेम वर्क, यानी यही काम जो 60 लोग कर रहे थे 45 दिन में, अगर यही काम 100 लोग करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो वो दिन निकाल लो, वो Q2 आ जाएगा। Q1 और Q2 में क्या निकालना है आपको? रिलेशन बताना है, कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि टोटल वर्क जो है वो 60 इंटू 45 है। ठीक है सर। Q1 की बात कर रहे हैं। Q1 आपसे क्या बोल रहा है? Q1 बोल रहा है कि भैया यहां पर अपने लिखा टाइम इंटू कितना? 40 लोगों को लगेगा
इस काम का जो कि ओरिजिनल काम है उसका 40% करने में, उसका कितना करने में, 40% करने में। तो ये एक्चुअल काम का 40% काम हो गया, उसको ये 40 लोग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया हम यहां से ये 40 और ये 40 कैंसिल कर सकते हैं, हाँ सर। फिर हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि 20 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 20 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा सर 27। तो यहां पर जो टाइम आएगा वो आएगा सर 27 डेज। ठीक है, तो ये जो आया है ये आपका क्या आ गया है सर, Q1 आ गया है। ये आपका क्या आ गया सर, Q1 आ गया है। अब Q2 की बात करते हैं, Q2 की बात करते हैं। तो Q2 आपसे क्या बोल रहा है कि भैया सेम काम, यानी कि 60 × 45 को अगर ये 100 लोग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है सर, तो यहां पर हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना है सर, वो है 60 × 45 अपॉन कितना, 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 20 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स, 20 से ये जाएगा सर 3 टाइम्स, 3 9 का कितना हो जाएगा सर 27। तो ये भी 27 डेज आ गया, ये भी 27 डेज आ गया, यानी कि ये तो बराबर हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ई, देखिए ई ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ई ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपके पास में सवाल क्या आ गया भैया, क्वांटिटी 1 में क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आर निकालने के लिए ए मैन इन्वेस्टेड ₹5400 एट द रेट ऑफ R% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित सवाल है, एंड गेट ₹2025 एज इंटरेस्ट, यानी कि 2025 इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल 5400 है। आफ्टर 1/2 ईयर्स, यानी कि टाइम भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, आर निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो ये क्वांटिटी 1 हो गया। क्वांटिटी 2 में क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स, राम इन्वेस्टेड ₹6400 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% एंड गेट्स एन अमाउंट ऑफ ₹8464 एज इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। तो आपसे ये बोल रहा है भैया कि एक्स क्यू निकालो। यहाँ पर जो सवाल आधारित है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पता है, आपको इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता है 2 साल। सवाल आधारित है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वैल्यू है यहाँ पर एक्स जो कि आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने Q1 की बात करी है ना, मैंने Q1 की बात करी। Q1 क्या बोलता है भैया, Q1 बोलता है आपसे कि R निकालो, सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित सवाल है। तो मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भैया, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका P × R × T अपॉन 100, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में कितना है सर, 2025। प्रिंसिपल आपके पास में कितना है सर, 5400। रेट आपको निकालना है, टाइम आपके पास कितना है, 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स ये लिख दिया, और नीचे यहाँ पर ये 100 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से ये 2 0 आपके चले जाएंगे, 2 से ये जाएगा सर आपका 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में आर की वैल्यू 2025, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 27 × 5। इसको सॉल्व करना है, इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सर 15%। तो आप काटा पीटी मचाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर, 15% मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आर आ चुका है सर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है सर, यहाँ पर आर की वैल्यू आ रही है आपके पास में 15%। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ऑपरेट करा, वैल्यू निकाल ली, है ना, काटा पीटी मचा सकते हो आप, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी भैया, Q2 की। हम बात करते हैं सर किसकी, Q2 की। तो Q2 क्या है सर, Q2 क्या है, ध्यान से देखो Q2 क्या है। तो Q2 जो है वो क्या है सर, देखते हैं Q2 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। राम इन्वेस्टेड ₹6400 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% ऑन एंड गेट्स एन अमाउंट ऑफ ₹8464 एज इंटरेस्ट। तो भैया आपको 8464 इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, 8464 इंटरेस्ट मिला है, और ये आपको कितने साल में मिला है सर, आफ्टर 2 ईयर्स, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर इसमें अगर अपन डिफरेंस निकालें, अगर अपन यहां पर डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है सर,
64 माइनस 6400 अपॉन 6400 इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा सर आपका 64 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2064, यहाँ पर 64 इंटू 100, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 32.25, 32.25, ठीक है, 32.25%। अब यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 32.25% मिल रहा है, नेट इंटरेस्ट मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो ये कैसे आएगा, तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पर ये 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है तो 15 इंटू 15 अपॉन 100, तो ये कितना है सर आपके पास 15 15 30 और ये 225 अपॉन 100 यानी कि 2.25, तो ये 30 और 2.25 जोड़कर कितना हो जाएगा सर 32.25, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है ना, पर एनम। ये जो है ये आपका 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में 15% यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और 15% यहाँ भी था, यानी कि यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू कितनी है सर 15%। तो यहाँ पर r और x दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा सर, ई होगा, ठीक है, आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ई होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर जो एक गलती है वो ये है कि ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। जो नेट इंटरेस्ट मिला है आपको 6400 रुपये पे वो मैंने निकाल लिया और वो जो आ रहा है वो 32.25 आ रहा है। 32.25 जो है मुझे 2 साल में इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा होगा, तो मुझे हर साल का इंटरेस्ट बराबर मिलेगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में मुझे इंटरेस्ट बराबर मिलता है मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे हर साल इंटरेस्ट अलग अलग मिलता है। पहले साल जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे मिलता है, दूसरे साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल प्लस पहले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस हिसाब से ये अगर आपको पता हो तो एक फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 15 प्लस 15, 15 इंटू 15 अपॉन 100 करेंगे तो 32.25 आएगा, यानी कि आपका जो x है वो कितना है सर 15% है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए 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 चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है ना, ये अमाउंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया, ए सम ऑफ ₹1,215 डिवाइडेड अमंग वीर, समीर एंड दिव्यराज। शेयर ऑफ समीर इज 10 times ऑफ वीर while शेयर ऑफ दिव्यराज इज 40% मोर देन दैट ऑफ समीर। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया कि ए सम ऑफ ₹1,215 डिवाइडेड अमंग वीर, समीर एंड दिव्यराज। तो आपको 1215 रुपये जो है वो वीर, समीर और दिव्यराज में बांटना है। अब इनकी जो अमाउंट इन लोगों को मिला है बांटने के बाद उसमें एक रिलेशन दिया गया है कि जो समीर का शेयर है वो वीर के शेयर का 10 गुना है, जबकि दिव्यराज को समीर से 40% ज़्यादा मिला है। अब आपसे पूछा है Q1 और Q2, तो Q1 में पूछा है दिव्यराज का शेयर क्या है और Q2 में एक वैल्यू दी गई है 696.6। आपको बताना है कि जो दिव्यराज का शेयर है और जो 696.6 है इनके बीच में क्या रिलेशन है, ज़्यादा कम बराबर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वीर समीर और दिव्यराज, ठीक है सर। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि समीर का जो शेयर है वो वीर से 10 गुना है, यानी कि ये 1 होगा तो ये 10 होगा, ठीक है सर। और उसके बाद बोल रहा है कि दिव्यराज का जो शेयर है वो समीर से 40% ज़्यादा है, तो इसका 40% होगा 4, ज़्यादा है तो ये हो गया सर 14, ठीक है सर। अब आपने ये बोलना है कि ये जो आपने पैसे बांटे हैं इस रेशियो में इसका जो टोटल अमाउंट होगा, इसको जो मिला होगा उसका टोटल तो 1215 ही होगा। हाँ सर, तो 14 और 10 कितना हो गया, 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 की जो वैल्यू है वो 1215 है, ठीक है सर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है दिव्यराज की, यानी कि आपको 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी सर, 14/25 इंटू 1215, इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, ये हमारे पास में आ जाएगा Q1 और Q2 जो है वो आपके पास में कितना है सर, वो आपके पास में 696.6 है,
696.6 है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है ना, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको मालूम है कि यार 125 से अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 125 हो जाएगा, है ना। 25 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 हो जाएगा। ये तो 121 है, तो क्या हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, चल 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। तो बचेगा सर 21, तो ये हो जाएगा 215। अब ये 215 होगा तो 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 215 के आसपास पहुंच जाए? तो मैंने कहा 25 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 200 हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना? 15। तो 15/25 बचेगा लास्ट में। हाँ सर बचेगा। तो ये 5 3 है और ये 5 5 यानी कि 3/5 यानी कि 0.6, यानी कि जब ये कैंसिल होगा तो ये 48.6 बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि 14 × 48.6 हमें करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 486 और यहाँ पर लिखा 14, डेसिमल हम बाद में लगा देंगे। तो हमने बोला यार 4 6 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है सर, ये हो गया। और 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा आपका? 34 और ये हो जाएगा आपका 19। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 8 और 4। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 10 17 और 18 और ये हो जाएगा 4 1 5, यहाँ पर 6। तो 6804 डेसिमल 1 के बाद लगेगा तो हो जाएगा 680.4, 680.4। तो भैया हमारे पास जो Q1 है वो तो Q2 से क्या है? कम है। तो Q1 जो है वो Q2 से कम है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये आपका सही जवाब होगा। जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, है ना। 486/14 को एक बार चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 24 का 4 2, 32 और 2 कितना होगा? 34। यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये 16 और 3 19 हो जाएगा। उसके बाद 6 8 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 17 और 1 18 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है ना। क्रॉस चेक करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आप बहुत स्पीड में कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट अगर कोई सवाल गलत हो गया तो आपको कुछ मिलना तो है नहीं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको हमेशा कि यार भैया जो भी कर रहे हो उसको क्रॉस चेक करते हुए चलो। ठीक है। और उसके लिए आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आपके पास में टाइम बचेगा क्रॉस चेक करने का। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें Q1 पता चल रहा है कि जो Q1 है वो Q2 से क्या भैया? छोटा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। A shopkeeper sold an article on 10% discount and made a profit of ₹60. Cost price of article is ₹750. अच्छा। क्वांटिटी 1 है मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। अच्छा। क्वांटिटी 2 है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 1440। शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% and 15% and made a profit of ₹18। मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹18। तो यहाँ पर भैया हो क्या रहा है? देखो सवाल को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार है जो कि 10% के डिस्काउंट पर कोई आर्टिकल बेच रहा है और उसे उसके बावजूद 60 रुपये का मुनाफा हो रहा है और जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 750 है। आपसे ये बोला जा रहा है क्वांटिटी 1 में कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो हम क्वांटिटी 1 में मार्क प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है। क्वांटिटी 2 में एक अलग सवाल दिया गया है, उसमें ये बोला जा रहा है कि भैया उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ जिसका मार्क प्राइस 1440 रुपये है और उस आर्टिकल पे आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 25% और 15% के, और इसके बावजूद आपको 18 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्वांटिटी 2 निकलेगा और इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला कि सर आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया सर? 750। ठीक है सर। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है सर आपको 60 रुपये का। ठीक है सर। तो इस हिसाब से आपका जो सेलिंग प्राइस होगा सर वो कितना होगा सर? 810 हो जाएगा। ठीक है सर। और आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है सर? वो डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको 10% का। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम लिखा CP, यहाँ पर लिखा MP और यहाँ पर लिखा SP। अब अगर मैं डिस्काउंट 10% का दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं 10 रुपये की चीज़, मतलब 10 रुपये का स्टिकर चिपका के वो चीज़ मैं आपको 9 रुपये में दे रहा हूँ। 1 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया। 10 पे 1 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 10% हो गया। अब मुझे मालूम है कि जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है सर? 810 है। वो कितनी है सर? 810 है। तो ये कितना हो गया सर? आपका ये कितना हो गया सर? 90 गुना हो गया। तो यहाँ पर इसमें भी 90 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर? 900। यानी कि जो मार्क प्राइस मुझे निकालना था क्वांटिटी 1 वो मेरा 900 आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया मेरा जो Q1 है वो कितना है सर? 900 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये तो डेटा आपको लिख के दिया ही गया था, बस मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया।
ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि भैया आप 10 रुपये का स्टिकर चिपका के रखा हुआ है आपने, और फिर आपने कस्टमर को उससे बोला कि ठीक है आप 9 रुपये दे दो उसको, ठीक है ना। तो मुझे 9 की वैल्यू पता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो मैंने 10 की वैल्यू निकाल ली। 10 मेरा क्या है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मुझसे पूछा जा रहा था, ठीक है सर, खत्म हो गया ये, ठीक है, खत्म हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वान्टिटी 2 के बारे में। अब अपन बात करते हैं क्वान्टिटी 2 के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी 2 के बारे में। क्वांटिटी 2 क्या बोलता है सर आपके पास में कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है उस आर्टिकल का जिसका मार्क प्राइस कितना है सर, 1440 रुपये, ठीक है सर। तो आपने जो पहला डिस्काउंट दिया है वो 25% का दिया है, और जो दूसरा डिस्काउंट दिया है वो आपने 15% का दिया है, ठीक है सर। 25% का मतलब होता है 1/4 और इसका होता है 3/20, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि आपने 4 रुपये का स्टिकर चिपकाया और 1 रुपये कम करके बेच दिया। इसका मतलब होता है कि आपने 20 रुपये का स्टिकर चिपकाया और 3 रुपये कम करके बेच दिया। तो ये आपका इधर वाला पार्ट कौन सा होता है, मार्क प्राइस, इधर वाला पार्ट कौन सा होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने देखा इनमें कुछ कॉमन है, काटा पीटा जा सकता है, आगे पीछे सामने नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कितना हो गया सर आपका 80 हो गया, और ये कितना हो गया सर आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 51, ये आपके पास में कितना हो गया 51, ठीक है सर। अब बात ये हो रही है कि आपने सवाल में लिखा हुआ है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपये का, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 18 रुपये का, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, हाँ सर, और आपको 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ सर। तो मैंने कहा सर यहाँ पर जो मार्क प्राइस है क्या ये मुझे पता है, मैंने कहा हाँ, कितना, 1440, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या मैं आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, हाँ सर निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा यार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या रिलेशन है ना, 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है, 8 8 जा 64 हो गया। तो ये क्या, ये 18 टाइम्स हो रहा है क्या, 18 टाइम्स हो रहा है, 8 × 8, 8 8 जा 64 का 4 आ गया, 8 1 जा 8 और 6 14 हो गया, और 1 0 तो ऑलरेडी लगा था, यानी कि ये 18 टाइम्स हो रहा है। तो क्या मैं इसका भी 18 टाइम्स कर दूं, हाँ सर कर दो 18 टाइम्स। तो मैंने कहा 18 × 50 तो कितना होगा 900, और 18 × 1 कितना होगा 18, तो ये हो जाएगा सर 918, ये कितना हो जाएगा 918। अब ये क्या आ गया सर आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा, सवाल में बोला गया है कि आपको 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस में से 18 रुपये कम कर दोगे, यानी कि आपका प्रॉफिट कम कर दोगे, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, वो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, वो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और यही आपसे पूछा था क्वांटिटी 2 में, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्वांटिटी 2 है। तो क्वांटिटी 2 हमारा 900 आ गया, क्वांटिटी 2 हमारा क्या आ गया सर, 900 आ गया। तो मैंने देखा यार क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 तो आपस में क्या है सर, बराबर है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, ई ऑप्शन। मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, ई ऑप्शन, ठीक है। मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर वो कमेंट करते हैं कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ठीक है। तो इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ जो तरीका है वो ये है कि भैया आपने 25% का अगर डिस्काउंट दिया है, यानी कि आप 4 रुपये, अच्छा डिस्काउंट किस पर देते हो, मार्क प्राइस पर, तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो मार्क प्राइस होगी और ऊपर वाला डिस्काउंट होगा। और मार्क प्राइस में से जब आप डिस्काउंट कम करते हो तो जो आता है वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो 4 आपका मार्क प्राइस है, 3 आपका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते थे कि आपके पास में 1440 रुपये आपका मार्क प्राइस है, आपने 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आप 75% पे बेच रहे हो, तो ये हो जाएगा 3/4। फिर आपने अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो आप 85% पर बेच रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे आप 85/100। तो इस तरह से करने पे जो भी वैल्यू आती वो आपका क्या आता, सेलिंग प्राइस आ जाता, ठीक है, वो क्या आ जाता है आपका, सेलिंग प्राइस आ जाता। अब सेलिंग प्राइस अगर आ जाता है आपका, यानी कि ये वैल्यू आ जाती है 918, उसमें से 18 कम करके आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन area 10 centimeter square in 1/2 minute if the rate of flow of water through the pipe is 20 centimeter per second, ठीक है सर, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास में एक इंफॉर्मेशन दी गई है क्वांटिटी 1 में, ठीक है सर। उसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर, ठीक है। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज 60% मिल्क, अनदर मिक्सचर हैज 25% वाटर,
what quantity of 60% milk content is mixed with 9 liter of 25% milk content to prepare a new mixture of 65% milk content। अब यहाँ पर एक डाउट आपको आ सकता है कि यहाँ पर आपसे बोला गया कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसमें 60% मिल्क है। ये एक मिक्सचर की बात हो गई जो मिल्क और वाटर का है जिसमें 60% मिल्क है। दूसरा जो मिक्सचर है उसमें 25% वाटर है। तो अगर उसमें 25% वाटर है तो बाकी क्या है? उसमें बाकी उसमें मिल्क है। ठीक है, यहां पर जो बोला ना कि ये जो 25% मिल्क है ये वही वाली बात हो रही है ना। वो यहां पर बोल रहा है कि भैया व्हाट क्वांटिटी ऑफ 60% मिल्क कंटेंट इज मिक्स्ड, 60% मिल्क कंटेंट इज मिक्स्ड विथ 9 लीटर ऑफ 25% मिल्क कंटेंट। तो ये 25% मिल्क कंटेंट मतलब वो 25% वाटर वाले की ही बात कर रहा है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अच्छा, और आपसे जो नया मिक्सचर बन के आ रहा है उसमें जो मिल्क का कंटेंट है वो 65% है। ठीक है सर, एलिगेशन लग जाएगा इसमें। ठीक है, वहां पर बेसिक कैलकुलेशन लगेगा, करके देखते हैं सर, करके देखते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर Q1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? Q1 की बात करते हैं। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1/2 मिनट्स if the rate of flow of water through the pipe is 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ जो टाइम मिनट में है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, और एरिया इनटू लेंथ करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ही पूछ रहा है, लीटर जो होता है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ पर आपके पास में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 3/2 मिनट। मिनट मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 60 सेकेंड इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे सर 20। अब ये 20 किस में है सर? सेंटीमीटर पर सेकंड में है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका सेकंड में आ चुका है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सर? आपका वॉल्यूम आ जाएगा। बट ये किस चीज़ में आएगा? ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कट जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 2 से जाएगा कितनी टाइम्स? 10 टाइम्स जाएगा। तो ये 6 इंटू 3 कितना हो गया सर? 18 हो गया। 1 2 और ये 3 जीरो लगा देंगे इसके आगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये 18 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 18 लीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये 18 लीटर आ चुका है। ये क्वांटिटी 1 की बात हो चुकी है भाई साहब। अब अपन क्वांटिटी 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटी 2 की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी 2 में क्या होगा सर? क्वांटिटी 2 में क्या होगा? मैंने कहा सर मेरे पास में एक मिक्सचर है, मेरे पास में एक दूसरा मिक्सचर है। जो पहला मिक्सचर है उसमें 60% मिल्क है। ठीक है सर, 60% मिल्क है। दूसरा जो है उसमें 25% वाटर है, यानी कि 75% मिल्क है। ठीक है सर, और इसको मिक्स कर रहे हैं तो जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें 65% मिल्क है। ऐसा कहा गया है क्या? हाँ सर, कहा गया है। ठीक है सर, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 5 है, और इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो इसका 1 और इसका 2 आ रहा है, यानी कि 1 और 2 का रेशियो बन रहा है। ठीक है सर, बट हमें मालूम है कि जो सेकेंड मिक्सचर है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर? 9 लीटर है। यानी इस एक की जो वैल्यू है वो 9 लीटर है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी होगी 18 लीटर। तो ये भी 18 लीटर है, ये भी 18 लीटर है, यानी Q1 और Q2 तो बराबर हो गए। Q1 और Q2 बराबर हो गए, इसका मतलब इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ई ऑप्शन। एक बार देखो इसको अच्छे से। चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं। आपसे क्या बोल रहा है भैया? द रेशियो ऑफ एज ऑफ हिना 7 ईयर एगो to that of Meena 12 year ago was 5:6। अच्छा, ठीक है। And the ratio of age of Meena and Hina 8 year hence will be 5:4। ठीक है। Then find the average of their present age। ठीक है, तो दोनों का प्रेजेंट एज का एवरेज बताना है। अपने को 2 कंडीशन दी गई है, 2 अननोन है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पीछे जाना, एक बार आगे जाना। ठीक है, क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा था? एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 24.5 ईयर्स। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज एज 24.5 ईयर्स है। व्हेन ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देम द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 ईयर्स। अच्छा, तो एक स्टूडेंट आता है तो एवरेज 1.5 से इंक्रीज हो जाता है। इसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है एवरेज पढ़ाते समय। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लो, बहुत मजा आएगा आपको। अभी भी तरीका वही यूज करूंगा सॉल्व करने के लिए। अब बोल रहा है अगेन व्हेन अनदर न्यू स्टूडेंट इज इंक्लूडेड द एवरेज इज फर्दर इंक्रीज बाय 2.5 ईयर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ द एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट। तो आपको 2 नए स्टूडेंट का एवरेज बताना है ना। तो मतलब जो अब 2 बच्चे आ गए उसके बाद जो नया एवरेज है वो आपको बताना है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ द एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं।
तो मैंने कहा सर यहाँ पर जो Q1 है, यहाँ पर जो Q1 है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिना और मीना दो लोग हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ हिना 7 ईयर एगो, तो हिना की प्रेजेंट एज मैंने मान ली H और 7 साल पहले, मीना की प्रेजेंट एज मान ली मैंने M और 12 साल पहले, इनकी एज का जो रेशियो है वो 5:6 है, ऐसा कहा गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6H माइनस 42 इज इक्वल टू 5M माइनस 60, तो 60 इधर आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस 18 और ये उधर जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा सर 5M माइनस 6H। ठीक है सर, तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हिना 8 ईयर हेंस विल बी, ठीक है ना, 8 ईयर हेंस विल बी, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हिना 8 ईयर हेंस विल बी 5:4। तो यहाँ पर मीना पहले बोला है और हिना बाद में बोला है, और कितने साल बाद बोल रहा है, 8 ईयर हेंस, यानी कि +8 और ये जो रेशियो है ये 5:4 दिया गया। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर 4M, ये हो जाएगा सर 32, ये हो जाएगा सर 5H, ये हो जाएगा 40। तो इसको सॉल्व करना है तो 32 उधर जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4M माइनस 5H, ठीक है, माइनस 5H, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 8। तो ये आपके पास में सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास में सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई। तो मैं ऊपर वाला पार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि भैया हमारे पास में एक है 5M माइनस 6H इज इक्वल टू 18, और एक है हमारे पास में 4M माइनस 5H इज इक्वल टू कितना, 8। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हो जाएगा 25M माइनस 30H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर 90, और ये हो जाएगा सर 24M माइनस 30H, और ये हो जाएगा सर 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, ये सब हटा देते हैं, अब किसी काम का नहीं है हमारे। अब हम बात करते हैं, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो M आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 52, ठीक है, सॉरी 42, ठीक है, कितना जाएगा 42। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 42। तो ये आ गया आपके पास में 42। तो M की वैल्यू आ गई आपके पास में 42। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया सर, ये हमारे पास में M की वैल्यू आ गई। M की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें H भी पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो हमने ये बोला कि अगर M की वैल्यू 42 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 210, है ना, 210 में से 10 गया, 200 में से 8 गया, 192। तो H की वैल्यू जो आएगी वो 192/6 आ जाएगी, यानी कि 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, यानी कि 32। तो ये आपके पास में H भी आ चुका। तो ये आपके पास में इनका एवरेज निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज। तो एवरेज कितना आएगा सर आपके पास में, एवरेज आएगा आपके पास में 42 प्लस 32/2 करेंगे, तो ये 4 और ये कितना हो गया 7 और ये हो गया आपका 2। तो यहाँ से एवरेज जो आएगा वो आएगा 37। तो ये जो है ये आपका क्या है सर, Q1। ये आपके पास में क्या है सर, Q1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, तो ये Q1 आ गया आपके पास में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि आपका जो Q1 है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपका Q1 है वो कितना है सर, वो आपके पास में 37 है। ठीक है, अब अपन को यहाँ से Q2 निकालना है और फिर उनके बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब बात ये करते हैं कि सर यहाँ पर Q2 क्या है। देखो यहाँ पर बोल रहा है एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 24.5। तो मैंने कहा भैया 6 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज कितना है सर, 24.5 है। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट आया तो +1 कर दिया, और उसके आने से एवरेज कितने से इंक्रीज़ हुआ सर, 1.5 से।
कितने से इंक्रीज हुआ, 1.5 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब प्लस कर दें। तो पहले इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 26, ठीक है सर। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है सर, प्लस होता है। क्या प्लस करेंगे, ये करेंगे, तो 6 इंटू 8 कितना होगा सर, 9 होगा। तो ये कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा, यानी कि इस व्यक्ति की जो एज है वो 35 है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पर लोग कितने हो गए सर आपके पास में, 7 लोग हो गए। तो इन 7 लोग का जो एवरेज है वो कितना हो गया सर, 26 हो गया। हाँ सर 26 हो गया। अब बात ये आती है कि भैया इन 7 लोग का तो एवरेज 26 है, इसमें एक आदमी और आ गया, उसके आने से एवरेज कितने से बढ़ा है सर, 2.5 ईयर से बढ़ा है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 28.5, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस होगा। ये 7 इंटू 2.5, तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, तो 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपका 28 और 18 है ना, 28 और 18, तो ये कितना हो जाएगा सर 46। ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 46। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये जो है वो इस व्यक्ति की क्या है सर, एज है, इस व्यक्ति की क्या है सर, एज है, ठीक है सर। आपको क्या निकालना है सर, यहाँ पर आपको इन दोनों ही व्यक्तियों का क्या निकालना है सर, इन दोनों ही व्यक्तियों का एवरेज एज निकालना है। यानी कि आप क्या लिखोगे, 35 प्लस 46 अपॉन 2 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 3 7 8, 81 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू कितना, 40.5। तो यहाँ पर जो Q2 आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 40.5 आ रहा है। तो आपके पास में Q1 कितना है, 37, Q2 कितना है, 40.5। तो साफ साफ दिख रहा है कि Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है, Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो आपका सही जवाब होगा। देखो इसको अच्छे से, चले चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वांटिटी 1 में कि गोपाल सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 1/8 ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, देन फाइंड द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन हिज सेविंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनिशियल इनकम। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, आपका परसेंटेज का। परसेंटेज में इस तरह का आपने सवाल देखा होगा। तो यहाँ पर गोपाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी इनकम का 12% बचा लेता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम उसकी इनकम 100 मान लें तो उसकी सेविंग 12% है, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 88 हो गया, ठीक है ना। अगर उसकी इनकम 100 है तो उसका सेविंग कितना 12 और उसका एक्सपेंडिचर कितना 88। अब आगे चलकर क्या बोल रहा है कि इफ़ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, तो अगर उसकी इनकम पहले 100 थी तो अब 120 हो गई, ठीक है सर। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 1/8 ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था 88, उसका 1/8 कितना होगा 11, तो 88 प्लस 11 कितना होगा 99। तो अब आपका 120 और 99 का डिफरेंस आ जाएगा नया वाला सेविंग्स। अब पुरानी सेविंग्स और नई सेविंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो जो है वो इनिशियल इनकम का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका क्वांटिटी 1 हो गया। क्वांटिटी 2 क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹40,000 इन 2 ईयर इज ₹47,961। तो 2 साल में 40,000 पर जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो 7,961 है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो ये क्वांटिटी 2 में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और यहाँ पर ये परसेंटेज बताना है, जो चेंज आ रहा है, जो सेविंग्स में चेंज आ रहा है वो इनिशियल इनकम का कितना परसेंटेज है वो बताना है। तो ये दोनों क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि जो क्वांटिटी 1 है, जो क्वांटिटी 1 है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भैया आपकी इनकम 100 है, आप जो है वो 12 बचाते हो, तो आप 88 खर्चा करते होगे। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, ये आपका इनकम हो गया, ये आपकी सेविंग्स हो गई। अब आपने इसको 20% से इंक्रीज़ कर दिया, तो 20% से अगर ये इंक्रीज़ हो गया तो ये 120 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर। और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 1/8 से इंक्रीज़ हो रहा है,
1/8 से इंक्रीज हो रहा है यानी कि 11 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा सर 99 हो जाएगा। ठीक है सर, तो आपको ये देखना है कि 120 और 99 का अंतर कितना है। तो मैंने कहा ये तो 21 है, ये तो क्या है सर 21 है। ठीक है सर, तो मैंने कहा ये जो सेविंग थी वो 12 थी और ये जो सेविंग है वो 21 है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है सर 9 है। और ये जो 9 है वो एक्चुअली में आपकी इनिशियल इनकम का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा सर 9%। तो यहाँ पर जो आपका Q1 है, आपका यहाँ पर जो Q1 है वो कितना है सर, वो है आपके पास में 9%। वो क्या है सर आपके पास में 9%। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल सरल आसान इजी। ठीक है सर, इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब अपन बात करते हैं किसकी, क्वांटिटी 2 की। अब अपन बात करते हैं किसकी, क्वांटिटी 2 की। अब क्वांटिटी 2 की बात कर रहे हैं भाई, तो क्वांटिटी 2 क्या है सर, क्वांटिटी 2 क्या है सर, क्वांटिटी 2 ध्यान से देखिए, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 2 में आपसे बोल रहा है कि भैया आपका जो प्रिंसिपल है वो है 40,000, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका 7961। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अमाउंट जो होगा वो 47961 होगा। ठीक है सर, टाइम आपको दिया गया है कितना सर, 2 साल। ठीक है सर, आपसे क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो क्या आपको ये फॉर्मूला पता है कि जो अमाउंट होता है वो होता है P1 + R/100 पे पावर T। T मतलब टाइम, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट। अब यहाँ पर ये कितना है सर 47961 है, ये कितना है सर, ये आपके पास में 40,000 है, ये आपके पास में 1 + R आपको निकालना है, और यहाँ पर ये टाइम कितना है सर 2 साल। अब इसको इसके नीचे भेज देते हैं, तो 47961 आ जाएगा अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 40,000 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + R/100 पे पावर 2, इसका 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है सर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 219 अपॉन कितना 200 इज इक्वल टू 1 + R/100। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 1 इधर जाएगा तो 219 अपॉन 200 -1, यानी कि यहाँ से आपको R/100 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 19 अपॉन 200, यानी R जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 19/2, यानी कि 9.5, यानी कि जो सेकेंड केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था यानी कि जो Q2 है वो आपका 9.5 है। ठीक है, 9.5% है। तो Q1 जो है वो 9% है, Q2 जो है वो 9.5% है। तो जाहिर सी बात है कि Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है, Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है। यही आपके इस सवाल का सही जवाब है, यही आपका इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, बहुत आराम से बहुत तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं सवालों को सॉल्व करने की। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपकी समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। आपसे बोल रहा है भैया क्वांटिटी 1 में कि इन ए बैग देयर आर 6 ग्रीन एंड 4 रेड मार्बल्स। आपके पास में 6 ग्रीन और 4 रेड मार्बल्स हैं। 3 मार्बल्स आर टेकन वन आफ्टर द अदर। आपको 3 मार्बल निकालने हैं एक एक करके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 मार्बल्स बीइंग रेड। आपको ये बताना है कि उनके लाल होने की संभावना कितनी है। टेकन आर रेड मार्बल टेकन आर नॉट रिप्लेस, यानी कि जो भी आप निकाल रहे हो ना उसको आप वापस डाल नहीं रहे हो, मतलब यहाँ पर रिप्लेसिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इनिशियली आपके पास में जितने नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो धीरे धीरे कम हो रहे होंगे, यानी कि जो बेस वैल्यू हो रही होगी वो भी कम हो रही होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो भी कम हो रही होगी। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको मैं भी करके बताता हूँ। सेकेंड आपसे क्या बोल रहा है कि एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 300 इंटीजर्स। पहले 300 इंटीजर्स में से आपको कुछ इंटीजर चूज करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज नंबर विल बी डिविजिबल बाय 28। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 28, यानी कि जो नंबर आप चूज कर रहे हो उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है उन नंबरों की कि वो 28 से डिवाइड होंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अब मैं Q1 की बात कर रहा हूँ, Q1 की बात कर रहा हूँ। Q1 में क्या बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास में 6 ग्रीन हैं और 4 रेड हैं। तो मेरे पास में टोटल कितने हैं सर, टोटल मेरे पास में 10 हैं, टोटल मेरे पास में 10 हैं। तो जब मेरे पास 10 मार्बल हैं और मैं पहला मार्बल निकालने जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि वो रेड हो, तो मेरे पास में रेड कितने हैं, 4 हैं। तो अभी मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं,
कि जो भी मैं निकालूंगा उसमें मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, है ना, कि रेड आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। उसके बाद जब मैंने एक निकाल लिया तो अब मेरे पास में 10 मार्बल नहीं बचेंगे, अब मेरे पास में 9 मार्बल बचेंगे, ठीक है सर। और एक रेड निकाल लिया मैंने, एक रेड निकाल लिया, तो अब कितने ऑप्शंस मेरे पास हैं? 3 हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। अब मैंने एक और निकाल लिया, तो अब मेरे पास कितने मार्बल बचेंगे? 8 बचेंगे। और अब मेरे पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं रेड के, वो कितने बचेंगे? वो बचेंगे 2 ऑप्शंस, ठीक है सर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। तो हमने यहाँ पर ये देखना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि भैया 4 और ये 2 और ये 8 चला जाएगा, 3 से ये जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 1/30, ये आ जाएगा आपका 1/30। ये काम आपका खत्म हो गया, ये आपका Q1 आ चुका है, ये आपका क्या आ चुका है सर? Q1 आ चुका है। अब अपन बात कर रहे हैं Q2 की। Q2 में आपसे क्या बोल रहा है भैया कि पहले 300 इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसमें से हम कुछ इंटीजर चूज कर रहे हैं, उनमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 28 से डिविजिबल हों। तो मैंने कहा भैया कि मुझे ये बताओ कि आपके पास में 300 इंटीजर्स हैं। अब 300 को अगर मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे 10 इंटीजर मुझे मिल जाएंगे जो कि 28 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है ना। 300 इंटीजर्स आपके पास हैं, उसको आप 28 से डिवाइड करके देख लो, 10 से जा रहा है, 10 टाइम्स, मतलब 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसमें 10 ऐसे इंटीजर मिल जाएंगे जो 28 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 300 में से आपके पास में 10 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर? 1/30। तो ये भी 1/30 है, ये भी 1/30 है, तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब Q1 Q2 क्या हो गया सर? बराबर हो गया। Q1 Q2 क्या हो गया सर? बराबर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी इसमें? नहीं, पक्का, सिंपल है, सरल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है आज के जीवन काल का। क्वांटिटी 1 आपसे क्या बोल रहा है? क्वांटिटी 1 आपसे बोल रहा है कि भव्य अलोन कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 12 days while शंभू अलोन कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 18 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टू फिनिश द सेम जॉब। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, भव्य और शंभू। तो भव्य के बारे में जानकारी ये है कि वो टोटल काम के 2/3 काम को 12 दिन में, और शंभू जो है वो टोटल काम के 3/4 काम को 18 दिन में कर सकता है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो Q1 होगा। सेकंड आपसे बोल रहा है कि 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 days, तो ये आपको टोटल वर्क दे देगा 12 × 11। 5 days आफ्टर दे हैड स्टार्टेड वर्किंग, 5 दिन काम करने के बाद 4 more men joined them, 4 लोग और इनसे जुड़ जाते हैं। फाइंड द टोटल टाइम इन विच वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ से जो टाइम आएगा और ऊपर जो आएगा उन दोनों को कंपेयर करना है, रिलेशन बताना है। आसान सा सवाल है, ठीक है ना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमने ये बोला कि भैया भव्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, भव्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने बोला कि भैया 2/3 काम करने में उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 12 दिन। तो ये 2 से जाएगा कितनी बार सर? 6 बार। 2 से क्या जाएगा सर? ये 6 बार। भाई 2/3 काम करने में इसको जाते हैं 12 दिन, तो इसका मतलब 2 से ये जाएगा 6 टाइम, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा? 18। यानी कि भव्य को टोटल काम करने में कितने लगते होंगे सर? 18। आप ऐसे सोच सकते हो कि 3 यूनिट में से 2 यूनिट करने के लिए इसको 12 दिन लगते हैं। तो 2 यूनिट करने के लिए अगर 12 दिन लग रहे हैं तो 1 यूनिट करने के लिए 6 दिन लगेंगे, और 1 यूनिट करने के लिए अगर 6 दिन लगेंगे तो 3 यूनिट करने के लिए 6 × 3 18 दिन लगेंगे। ये चीज़ आ गई भव्य के बारे में। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? शंभू के बारे में। शंभू क्या करता है सर? 3/4 काम जो है, 3/4 काम जो है उसको करने में 18 दिन का समय लेता है। तो इसका मतलब टोटल काम अगर 4 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट काम करने में उसको 18 दिन लग रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट काम करने में उसको 6 दिन लगेंगे, यानी कि 4 यूनिट काम करने में, यानी कि टोटल काम करने में उसको 24 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर शंभू कितना है सर? 24 है, ठीक है सर। तो अभी हमें ये पता चल चुका है कि शंभू और भव्य पूरा काम कितने कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया सर 72, ये आ जाएगा सर 4, ये आ जाएगा सर 3। अब हमें मालूम है कि ये एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, ये एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना कर सकते हैं सर? 7 यूनिट पर डे कर सकते हैं। और करना कितना है सर? 72। तो 72/7 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सर रिक्वायर्ड टाइम। ये आ जाएगा सर आपका कितना? रिक्वायर्ड टाइम, जिसको आप क्या लिख सकते हो सर? 7 × 10 + 2, तो 10 2/7 डेज। तो यहाँ पर ये जो आपका Q1 है, यहाँ पर जो आपका ये Q1 है, ये 10 2/7 आ जाएगा।
ठीक है, 10 2/7 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा दें, सिंपल है भाई, सिंपल है ना। यहाँ पर ये जो 2/3 है और 3/4 है, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ आपको कि भैया 2/3 काम करने में अगर आपको 12 दिन लग रहे हैं तो आप इसको ऐसे सोचो कि टोटल काम 3 यूनिट था, उसमें से 2 यूनिट करने में आपको 12 दिन लग रहे हैं। तो अगर 2 यूनिट करने में 12 दिन लग रहे हैं तो एक यूनिट में कितने लगेंगे, 6। तो 6 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे पास बी का 18 आ गया। उसी तरह से 3/4 था, तो 3/4 था, उसको टाइम कितना लग रहा था, 18। यानी कि टोटल काम है 4 यूनिट, आप कर रहे हो 3 यूनिट। 3 यूनिट करने के लिए आपको लग रहे हैं 18 दिन। तो 3 यूनिट करने के लिए 18 दिन, तो 6 × 4 करेंगे 24। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, बाकी इसमें बाकी चीज़ें तो आसान है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया हमारा Q1 आ चुका है। हाँ सर आ चुका है। अब अपन बात करते हैं सर Q2 की। अपन बात करते हैं भैया किसकी, Q2 की। अब Q2 की बात करते हैं भाई। तो Q2 में क्या बोल रहा है भैया कि 12 लोग जो हैं वो मिलकर 11 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि जो टोटल वर्क है वो 12 × 11 है, यानी कि 132 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, मतलब ये लोग सब काम करना शुरू करते हैं, 12 लोग काम करना शुरू करते हैं। तो इन 12 लोगों ने 5 दिन तक तो काम किया होगा। इस 12 लोगों ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद 4 लोग और आ गए, यानी कि अब कितने लोग हुए, 16। तो इन्होंने कुछ दिन और काम किया और काम कंप्लीट हो गया होगा। काम है कितना सर, काम है आपका 12 × 11। ठीक है सर, तो आपको ये दिन पता लगाना है। फाइंड द टोटल टाइम इन विच वर्क विल बी कंप्लीट। टोटल टाइम कितना होगा सर, 5 और डी को जोड़ने पे आएगा टोटल टाइम। ठीक है सर, तो मैंने ये बोला कि भैया ये 12 × 5 है और ये 12 × 11 है, ये उधर चला जाएगा। तो 16 × डी जो है वो कितना आएगा सर, 12 कॉमन निकाल लें, 11 में से 5 गया, 6 आ गया। ठीक है सर, तो डी कितना आएगा सर आपका, 12 × 6/16। तो 4 से 4 बार, 4 से 3 बार। ठीक है सर, और ये आ जाएगा सर आपका 18/4, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5 दिन, यानी कि कितना, 4.5 दिन। ठीक है ना। 12 × 5, 5 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर 4 लोग आ गए तो 16 हो गए, 16 × डी। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12 × 11, और 11 में से 5 गया 6, तो 12 × 6, यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 18/4, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5। अब आपका यहाँ पर जो टाइम है वो एक्चुअली में कौन सा टाइम है, वो 5 प्लस यहाँ पर ये 4.5 है। तो 5 + 4.5 यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 9.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 9.5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है सर, ये आपका Q2 है। तो ये आ गया सर आपके पास में 9.5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 9.5। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि Q1 जो है वो बड़ा है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो Q1 है वो Q2 से क्या है भैया, बड़ा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इस तरह के सवाल आपको आपके पेपर में दिखाई दे सकते हैं, इस लेवल के सवाल आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर 2 अलग अलग टॉपिक के सवालों को करना पड़ सकता है, 2 अलग अलग टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है नॉर्मल क्वेश्चन के मुकाबले, या थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ज़रा सा भी हिला हुआ है आपका कॉन्सेप्ट तो फिर आपसे सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। बट अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसके सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते। एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है कि इस टॉपिक के थ्रू कि आपके बाकी सारे टॉपिक्स भी आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े। नहीं तो लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कर लो, नंबर सीरीज कर लो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, है ना, अर्थमेटिक थोड़ा बहुत देख लेंगे, डीआई पे ज़्यादा फोकस करो। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये होती है कि बच्चा अर्थमेटिक को कम वेटेज देता है, और अर्थमेटिक जो है वो बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते हैं। तो जो बच्चा अर्थमेटिक पे ध्यान देगा, बाकी चीज़ों पे तो ध्यान देना ही देना है, अर्थमेटिक पे भी ध्यान देगा, वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से क्या ले लेगा, लीड ले लेगा। क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो अर्थमेटिक कम पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि यार बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे तब जाके कुछ सवाल हम कर पाएंगे। इस अच्छा अपन डीआई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक सवाल में 5, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, उसमें भी 5-5 का एक सेट आता है। ठीक है, नंबर सीरीज कर लेते हैं, वो भी 5-5 आते हैं। ठीक है ना। तो वो उनका माइंडसेट ऐसा चलता है। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो थोड़ा सा समझदार हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये सब तो वैसे भी करना है ना। अच्छा, नंबर सीरीज़ में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टाइम नहीं लगना अपने को, है ना, बस आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत 2-4 घंटे पढ़ना है, आप डेली बेसिस पे कोई क्वेश्चन निकाल लो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है आपके पास में, नेट पे चले जाओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो क्वेश्चन निकाला और उस पर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, चाय पीते पीते या सोने के पहले एक बार देख लिया। तो 5-6 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, मतलब उसकी रेंज आप बढ़ा सकते हो जितना आपको लगता है। अगर आप 2-2 दिन के गैप में करते हो तो 10-15 क्वेश्चंस करो। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे करो कि यार रोज मुझे 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में नंबर सीरीज के, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप टच में रहोगे, तो पेपर में आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। डेटा इंटरप्रेशन जो है वो रोज कम से कम 1-2 सेट कर लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया गया, समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। आप एक बहुत अहम जानकारी कि आप में से जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो इनमें से कोई भी कोर्स से अगर बिलोंग करता है या भविष्य में करने वाला है, या आपके कोई परिचित हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, आपके कॉलोनी में कोई रहता है, आपके कोई रिलेटिव हैं, आपका कोई रिलेशन है किसी के साथ में, होता ही है इस एज में, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि भैया इन सभी चीज़ों की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, जहां पर हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपकी डेली बेसिस पे तैयारी करवाती है। हम रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो लेके आते हैं और उस वीडियो में हमारा मेन मकसद होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को टारगेट करें या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, जिससे कि उस वीडियो के बाद में आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप आगे तक भी पहुँचाएंगे ताकि और भी बच्चों को इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।